नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम जीके जीएस वाली सीरीज़ कर रहे थे। और जीके जीएस वाली सीरीज़ में हम ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिटिकल साइंस के कुछ प्रश्न हम अब तक कर चुके हैं। ये प्रश्न वो हैं जो पिछली विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनका जो लेवल है इस प्रकार का है कि अगर आप इनको करोगे तो आपके समझ में आएगा कि प्रश्न का लेवल बोर्डों द्वारा किस प्रकार का रखा जाता है। अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आसानी से आप उनका जवाब दे पाओगे। कठिन से कठिन प्रश्न यहाँ रखने की कोशिश की है कि जो कम से कम आपको लेवल मालूम चले कि जो प्रश्नों का जो लेवल है वो कठिन से कठिन कितना रह सकता है और उसकी भाषा क्या हो सकती है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने यहाँ लाने की कोशिश की है, चाहे वो पॉलिटिकल से थे या फिर अब तक ज्योग्राफी के जो किए थे। हमने सीधे सीधे प्रश्न जो सिंपल प्रश्न थे वो नहीं लिए थे। हमने वो प्रश्न लिए थे जहाँ बच्चे को करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस हो कि परेशानी जो होती है बच्चे को वो कहाँ परेशानी होती है। इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने ये क्लास रखी है। तो आज उसी कड़ी में फिर दोबारा से चर्चा करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। उन कथनों के बारे में बताना कि कौन सा कथन उनमें से सही है। कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है, यहाँ एक एकीकृत सत्ता का प्रावधान है। ये 4 कथन दिए गए हैं। जो आपके सामने जो विकल्प हैं 1 2 3 और 4, 1 2 और 3, 1 और 2 और 3 और 4, क्या ये सभी कथन सही हैं? क्या 1 और 2 3 सही है, या 1 और 2 सही है, या 3 और 4 सही है? कथनों को देखिए आराम से और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ये प्रश्न है, ये भाषा पर है कि आपने जो पॉलिटिकल वो कितने डिटेल में पढ़ी है। ये सीधा सीधा फैक्चुअल नहीं है कि भाई अनुच्छेद 52 में ये लिखा है, अनुच्छेद 10 में ये लिखा हुआ है, वो सीधा नहीं है, थोड़ी सी डिटेल में है। पढ़िए इसको एक बार। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। और यहाँ संसदीय प्रणाली है, ये भी बात सही है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में निहित है। और जो शक्ति से आसे यहाँ उसके चुनाव प्रणाली से है कि जनता चुनाव में भाग लेती है और अपना शासक चुनती है, चाहे वो किसी सांसद के रूप में, चाहे वो विधायक के रूप में। ठीक है। और चौथा जो आपके सामने जो विकल्प था वो था यहाँ एक एकीकृत सत्ता का प्रावधान है। क्या ये बात सही है कि भारत में एकीकृत सत्ता का प्रावधान है, कि जो सरकार केंद्र में है वही सरकार राज्यों में है? क्या इस प्रकार का प्रावधान है? यही वाला पॉइंट है जो आपका गलत है। यहाँ एकीकृत सत्ता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये वाला है। एकीकृत ना होकर यहाँ संघीय है। विकल्प आपका ये सही है, 1 2 3। ये चौथा वाला जो विकल्प है ये गलत है। ठीक है, कि भारत में एकीकृत सत्ता का प्रावधान नहीं है, यहाँ संघीय व्यवस्था का प्रावधान है, संघीय सत्ता प्रणाली है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? इनमें से कौन सा वो अनुच्छेद है जो संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? कार्यकारी शक्ति को आपने खूब पढ़ा होगा। क्या अनुच्छेद 52 है, क्या अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54 है, या अनुच्छेद 53? इनमें से कौन सा वो आर्टिकल है जो संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? बताइए। 52, 55, 54 और 53, इनमें से वो कौन सा विकल्प है जो संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? एक सिंपल सा प्रश्न है ये। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को
संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद 53 वर्णित करता है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति है वो अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 52, बताइए अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 52 प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो देश का प्रथम नागरिक होगा। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। यही प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होगा और वही प्रथम नागरिक होगा, ये अनुच्छेद 52 वर्णित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, इसका जो जवाब होगा वो। अगला प्रश्न आपके सामने, समतावादी समाज के लिए राष्ट्र या राज्य को निर्देश या मार्गदर्शन देते हैं तथा नीतियों के निर्माण और कानून बनाने में सरकार को मॉडल प्रदान करते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, प्रवर्तन निदेशालय, न्यायपालिका, नौकरशाही या निर्देशक सिद्धांत। इनमें से कौन सा विकल्प सही है जो समतावादी समाज के लिए राष्ट्र राज्य को निर्देश या मार्गदर्शन देते हैं? क्या वो निर्देशक सिद्धांत हैं, क्या वो न्यायपालिका या प्रवर्तन निदेशालय या नौकरशाही है? बताइए। इसको तो खोल लो यार। इसका जो जवाब होगा वो निर्देशक सिद्धांत होगा। निर्देशक सिद्धांत यह प्रावधान करते हैं, वो समतावादी समाज के लिए या राष्ट्र और राज्य को निर्देश या मार्गदर्शन देते हैं। भारत के संविधान के कौन से भाग में निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व आप पढ़ते होंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वही है ये निर्देशक सिद्धांत। किस भाग में ये प्रावधान है इनका? संविधान के किस भाग में प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का? बताइए। भाग बताइए कौन सा भाग है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वें और अनुच्छेद 36 से 51 तक ये प्रावधानित किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किए जाते हैं। क्या ये कथन सही है? राष्ट्रपति सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऐसी सिफारिश करे। क्या ये बात सही है? प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। क्या ये बात सही है? या लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, FPTP ये पूछा जाता है। FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। इनमें से कथन कौन सा सही है? क्या ये सभी कथन सही हैं? 1 2 3 4 पहला ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन एक दो और चार, तीसरा ऑप्शन एक और चार, और चौथा ऑप्शन एक और दो। बताइए क्या जवाब होगा। क्या ये सभी विकल्प सही हैं? ये सभी विकल्प सही हैं, चारों के चारों विकल्प सही हैं। लोकसभा और प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किए जाते हैं, ये आपने खूब पढ़ा होगा। ठीक है, कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव प्रति 5 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर प्रधानमंत्री उसको इसकी सिफारिश करे, अगर प्रधानमंत्री कहे कि हमारी जो लोकसभा है उसको आप भंग कर दीजिए, तो वो राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले। अगला था, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 यह वर्णित करता है, वहां मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित वर्णन किया गया है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद को भंग माना जाएगा, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, इसलिए उसकी मृत्यु या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद को भंग माना जाएगा। अनुच्छेद 74 यह वर्णित करता है। और चौथा ऑप्शन था कि लोकसभा चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, FPTP, ये आपने पहली बार सुना होगा शायद कुछ लोगों ने। तो ये कौन सी प्रणाली है बताइए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एक चुनाव प्रणाली है और भारत में इसी प्रणाली के तहत चुनाव होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार चुनाव जीतता है, चाहे वो एक वोट अधिक है, भले ही उसके 50% से कम वोट है, चाहे उसके 30% उसको मिले हों, लेकिन अगर उसका एक वोट भी ज़्यादा है तो वो जीता माना जाएगा। यही FTPA प्रणाली है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, तो इसका जो विकल्प होगा वो चारों सही है, ये चारों बातें यहाँ सही हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय राजनीति व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनमें से कौन सा विकल्प है वो गलत है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, क्या ये पंथ निरपेक्ष राज्य है, क्या ये अर्धसंघीय प्रणाली है, क्या ये राष्ट्रपति सरकार प्रणाली है या संसदीय सरकार प्रणाली है? इनमें से कौन सी बात गलत है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है? क्या वो पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है, क्या वो अर्धसंघीय प्रणाली नहीं है, या राष्ट्रपति सरकार प्रणाली या संसदीय सरकार प्रणाली? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? बताइए कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न का कौन सा विकल्प इसमें गलत दिया गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की राष्ट्रपति सरकार प्रणाली नहीं है, राष्ट्रपति का शासन रहे, मतलब राष्ट्रपति प्रमुख तो होता है लेकिन उसकी सरकार का प्रमुख नहीं होता है वो। संसदीय सरकार प्रणाली लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। तो ये भारत की जो संसदीय प्रणाली सरकार प्रणाली है वो संसदीय सरकार प्रणाली है, ना कि राष्ट्रपति सरकार प्रणाली। कैसी है? संसदीय सरकार प्रणाली है। और संसदीय सरकार प्रणाली में लोकतांत्रिक शासन में ऐसा तरीका है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका और विधायिका
कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति के पास होती है वो विधायिका के रूप में आप संसद को देखते होंगे, लोकसभा जो राज्यसभा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त से है और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्हें कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और वे 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हुए या पद पर कार्यरत रहते हैं। इनमें से ये पूछा है कार्यकाल का अवधि पूछिए, वो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 10 वर्ष कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और उसके सदस्य हैं वो कितनी अवधि तक इस पद पर बने रहते हैं। तो अवधि का जो समय दिया है वो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 10 वर्ष। आयु यहाँ दी गई है ऑलरेडी पहले से 65 वर्ष, ये बात तो सही हो गई, 65 वर्ष सही है, लेकिन अवधि कितनी रहती है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 10 वर्ष? दीजिए जवाब। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये प्रश्न आपको। क्या इसका जवाब होगा? इसका जवाब होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष की उसकी अवधि होती है या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष का तो कार्यकाल अवधि हो गई या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। इसका जवाब होगा ये। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और चुनाव आयुक्त के बारे में आप जानते होंगे कि वो पूरे देश में चुनाव का आयोजन चुनाव आयुक्त के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बताइए? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है प्रश्न पूछ लिया जाता है और उसके 2 सदस्य हैं, वो कौन कौन है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, जो 2 सदस्य हैं वो ज्ञानेश कुमार और SS सिंधु हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनुच्छेद के उपबंधों के विषयाधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो यह प्रावधान कहाँ पर है ये बताना है कि यहाँ अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 318, 317, 316 और 315। किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग या प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग जैसे हम UPSC के रूप में जानते हैं और प्रत्येक राज्य के लिए अपने अपने आयोग हैं होगा। यह प्रावधान कहाँ पर है? और हम इनके बारे में ऑलरेडी परसों की क्लास में चारों के चारों अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आपने वहाँ पर पढ़ा होगा। बताइए, आसान होगा इसका जवाब देना कि अगर आपने परसों की क्लास ली थी। बताइए क्या जवाब होगा इसका? कहाँ पर वर्णित है? इसका जवाब होगा 315 में ये वर्णित है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा या प्रत्येक राज्य के लिए एक एक लोक सेवा आयोग होगा। 315 यह प्रावधान करता है। 315 के पहला जो फर्स्ट जो पैरा है वो इसी चीज़ से संबंधित है। और लेकिन दूसरा जो पैरा है, मान लो कि प्रश्न ये भी बन जाता है कि 2 या अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो कि उनका एक खुद का संयुक्त लोक सेवा आयोग हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 या अधिक, जैसे कि राजस्थान और UP उत्तर प्रदेश अगर मिलकर ये चाहें कि हमारा एक लोक सेवा आयोग हो, संयुक्त हो, तो इस प्रकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है ये बताइए। ये भी बात मैंने आपको पिछली क्लासों में बताई थी कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य का स्वयं का एक ही हो। 2 राज्य मिलकर भी, 3 राज्य मिलकर भी एक संयुक्त आयोग लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। इस प्रकार का प्रावधान 315 पैरा 2 में ये प्रावधान किया गया है।
इसका जवाब होगा 315। अगला प्रश्न है आपके सामने, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता द्वारा किया जाता है ना। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन द्वारा किया गया था कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, सार्वजनिक मताधिकार, ब्रिटिश सरकार या प्रांतीय विधानमंडल। ये आपके आधुनिक भारत से प्रश्न है, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। क्या कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं द्वारा किया गया था, क्या सार्वजनिक मताधिकार के द्वारा किया गया, या ब्रिटिश सरकार द्वारा, या प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा? दीजिए जवाब। संविधान सभा आपने पढ़ी होगी खूब। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? इनका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव यह प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया गया था, प्रांतीय विधानमंडल द्वारा। इसका जवाब ये होगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। ये 3-4 बातें हमेशा प्रश्न में पूछी जाती हैं, ठीक है। संविधान सभा चुनाव जुलाई 1946। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक। नौ दिसंबर 1946। राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, 3 से 4 बातें यहाँ हमने पढ़ी हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत को पहली बार अस्तित्व में लाया आया? बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर की जिस यहाँ बात की गई है। बेरूवारी यूनियन मामला, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC मामला, कुमार पद्म प्रसाद मामला और केशवानंद भारती मामला। काफ़ी सारे प्रश्न इन बातों से बनते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये पूछा गया कि बुनियादी संरचना का सिद्धांत कहाँ से अस्तित्व में आया? बेसिक स्ट्रक्चर। बुनियादी संरचना सिद्धांत बताइए कौन सा बात था जिसकी वजह से ये अस्तित्व में आया? ये था केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य। इसका जवाब होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इससे प्रश्न पूछा जाता है इस बात से। 24 अप्रैल 1973 को इस पर ऐतिहासिक निर्णय आया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और 13 जजों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था। और क्या निर्णय दिया था उस पर बात कर लेते हैं कि ये जो संरचना है, संविधान की जो संरचना है वो वैध है और इसे संसद द्वारा गठित नहीं किया जा सकता है। संसद द्वारा गठित नहीं किया जा सकता है। जो संविधान की जो संरचना जो बनाई गई है उसको गठित नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं हम, लेकिन उसको पुनः गठित नहीं कर सकते। इस प्रकार की बात यहाँ की गई थी। ये काफ़ी चर्चा में रहा था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगले प्रश्न पर बात करते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवत होना, उसका भारत का नागरिक होना, उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में
या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता के रूप में होना, उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर होना। इनमें से कौन सा मानदंड नहीं है? मुख्य न्यायाधीश से संबंधित यहाँ मानदंड पूछे गए हैं। बताइए क्या जवाब होगा आपका? राष्ट्रपति की राय में मुख्य न्यायाधीश एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है भाई। कम से कम मुख्य न्यायाधीश को विधि की जानकारी, कानून की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। उसका भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। क्या यह बात सही है? इस पर गौर करिए कि जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिसको चुना जा रहा है, क्या कि किसी उच्च न्यायालय में या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता के रूप में 5 वर्ष यहाँ बात की गई है। चौथा जो ऑप्शन है आपका, उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर होना, ये बात सही है। यहाँ तीन बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये सी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। उसका न्यूनतम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या दो अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता के रूप में होना, ये 5 वर्ष की बजाय ये 10 वर्ष है। 10 वर्ष, ये यहाँ 10 वर्ष है, यही गलत था इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध यूपीएससी की स्वायत्तता, शक्तियों, प्राकार्यों और सदस्यों के संगठन, नियुक्तियों, पदों से हटाए जाने से संबंधित है? इनमें से यूपीएससी का कहाँ पर विवरण दिया गया है? जो सदस्यों के प्राकार्यों, शक्तियों, उनके संगठन, नियुक्तियों और पदों से हटाए जाने से संबंधित है। भाग 14, 11, 13, 12, 4 भाग यहाँ पर दिए गए हैं। बताइए क्या जवाब होगा? हम्म भाग 14 इसका सही जवाब होगा। भाग 14 इसका सही जवाब होगा। भाग 14 यह वर्णित करता है, यूपीएससी से संबंधित है, उसकी स्वायत्तता, शक्ति और प्राकारों से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेदों की अगर बात करें तो 315 से 323 तक है, और भाग की बात करें तो 315 से वो 14, अनुच्छेद की बात करें तो 315 से 323 और भाग 14। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? 3, 6, 4 और 5, इनमें से कौन सा भाग है जो न्यायपालिका, भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? इसमें गिलास रखवा दिया करो मेरे लिए तो। हम्म जिला न्यायपालिका से संबंधित कौन सा भाग है? बताइए।
भाग 6 इसका जवाब होगा सही। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था? खूब चर्चा में रहा है 42वां संविधान संशोधन। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत काफ़ी सारी चेंजिंग किए गए थे। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न है कि देश के लिए काम करना, भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, संविधान और उसके आदर्शों में संशोधन करना, किसी और निजी संपत्ति की सुरक्षा करना। इनमें से मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न है कि जो मौलिक कर्तव्य थे उनके बारे में ये प्रश्न है। बताइए क्या जवाब होगा? आपको पता तो होगा मौलिक कर्तव्य हमारे मूल में नहीं थे, संविधान के मूल में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था 1976 में। ये बात तो ऊपर लिखी हुई है ऑलरेडी, और यहाँ से प्रश्न बनता है, काफ़ी बार बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था, क्या ये मूल में थे? इस प्रकार की भाषा बन जाती है। ये मूल में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया। और ये कुल मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे 1976 में तब ये 10 थे, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। इसमें पुनः 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसमें चेंजिंग की गई और 10 से 11 हो गए। मूल में तो पहले से नहीं थे, 10 जो जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। ये बात प्रश्न में लिखी हुई है। इसका जो जवाब होगा, ये मौलिक कर्तव्य ये यहाँ है, भारत के सभी जो लोगों के बीच है वो सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ऐसा मौलिक कर्तव्य वर्ड थे। 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने 1-2 दिन पहले चर्चा की थी और मैंने वो 11 की पूरी सूची आपके सामने रखी थी और उसका स्क्रीनशॉट आपके पास होगा। तो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य आपको कंटिन्यू याद रहने चाहिए कि पहले क्रम पर यह है, दूसरे क्रम पर यह है। प्रश्न ये भी बन जाता है, ठीक है, क्रम भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1948, 1947, 1955 और 1960। काफ़ी बार हमने इसके 4 से 5 प्रश्न कर लिए, उम्मीद है आपको याद होगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इसका सही जवाब है। इसके 4 से 5 प्रश्न हमने पिछली क्लासों में किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है या राज्यपाल प्रमुख होता है? संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है, इस बारे में मैंने सबसे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था। 52, 53, 54 और 55 जो पढ़ाए थे वहीं पर ये कार्यकारिणी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बताइए इसका क्या जवाब होगा? उम्मीद है आप इसका जवाब तो आसानी से दे पाओगे। कार्यकारिणी, संघ की कार्यकारिणी। राष्ट्रपति में संघ की कार्यकारिणी शक्ति दी गई है, संघीय कार्यकारिणी। इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ना कि प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, गोपाल दास अम्बेडकर, अम्मेदास देसाई, डी भीमराव अम्बेडकर जी या राजेंद्र प्रसाद जी? तो अभी मैंने 2 प्रश्न पहले आपको बता दिया था इसके बारे में, संविधान सभा से प्रश्न पूछा गया था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष बने थे। इसके संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। राम राम शाह।